हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा पहला क्लास इकोनॉमी का हुआ है। उसमें हमने आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर समझाया। कुछ सेक्टर के बारे में भी बात की, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के सेक्टर हैं, जो एलन फिशर के द्वारा जिसकी अवधारणा दी गई थी। आज उन्हीं के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, विभिन्न प्रकार के सेक्टर के बारे में, और जो नए सेक्टर जुड़े हुए हैं, जो चतुर्थक और पंचक यानी क्वाटिनरी एंड क्वाइनरी सेक्टर, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। या देखते हैं, सबसे पहले बात करें हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो सबसे पहले बात करें कि दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्री कौन था। दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्री कौन था? तो यहां पर हम बात करेंगे आपको कि दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्री, दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्री कौन है? हेक्सियोइड। ओके, दुनिया का सबसे पहला अर्थशास्त्री कौन है? हेक्सियोइड जी। हेक्सियोइड, HAXIOD, हेक्सियोइड। ओके, अब यहां पे बात करें हम कि फादर्स ऑफ जीडीपी, यानी फादर्स ऑफ जीडीपी के नाम से किसको जाना जाता है? तो 17वीं शताब्दी में जीडीपी की कैलकुलेशन की अवधारणा किसने दी? डॉक्टर विलियम पैटी। डॉक्टर विलियम पैटी, यानी ये है फादर्स ऑफ जीडीपी। 17वीं शताब्दी में जीडीपी का कैलकुलेशन किया डॉक्टर विलियम पैटी ने। ओके, अब इसके बाद बात करें हम फादर्स ऑफ मॉडर्न जीडीपी। आधुनिक जीडीपी का कैलकुलेशन सबसे पहले किसने किया विश्व स्तर पर, और क्यों किया? देखो, बताना चाहेंगे 1929 से 1933 तक पूरे विश्व में महामंदी आ चुकी थी, बहुत बड़ी महामंदी। कोविड-19 जैसा ही इससे पहले भी 1929 में बहुत बड़ी महामंदी आई थी। 1929 से 1933 तक इसका इफेक्ट रहा था। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था अमेरिका पर 1933 तक। जब 1933 में इकोनॉमी के बारे में जानना चाहा अमेरिका ने, तो उसके कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री थे डॉक्टर साइमन कुजनेत्स जी। उन्होंने क्या किया? जीडीपी का कैलकुलेशन किया। तो मॉडर्न जीडीपी के पिता के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर साइमन कुजनेत्स जी को। ठीक है, डॉक्टर साइमन कुजनेत्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम इंडियन जीडीपी का कैलकुलेशन किसने किया? जीडीपी का कैलकुलेशन सबसे पहले किसने किया? इंडियन जीडीपी का कैलकुलेशन सबसे पहले किसने किया? ये तो होगी हमारे वर्ल्ड वाइड के हिसाब से। ये 1934 में, ये 17वीं शताब्दी में। और जीडीपी का कैलकुलेशन जो इंडिया में किया गया 1951 में किया। किसने किया? डॉक्टर प्रशांत, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, बहुत बड़े गणितज्ञ, सांख्यिकीविद थे, डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस।
महालनोबिस, जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर पीसी महालनोबिस। इंडिया में इन्होंने कैलकुलेशन दिया जीडीपी का सबसे पहले 1951 में। जीडीपी के साथ साथ इन्होंने जीडीपी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, इन सभी की अवधारणा दी 1951 में। किसने दी? डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जी ने। और बात करें हम, और इन्होंने एनएसएसओ और सीएसओ 1950 में इसकी स्थापना की और 1951 में इसकी स्थापना की। 1999 में मॉस्पी की स्थापना हुई। जब 1999 में मॉस्पी की स्थापना हुई अटल बिहारी सरकार में, तो इन एनएसएसओ और सीएसओ को इसी के अंतर्गत काम करने के लिए इसी के अंतर्गत कर दिया गया, एनएसएसओ और सीएसओ को मॉस्पी के अंतर्गत। लेकिन 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 क्या हुआ, अभी 23 मई 2019 को, जहां तक मैं कंफर्म हूं, 23 मई 2019 को एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर के एक नई संस्था बना दी गई, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पीसीआई सभी का क्या करता है, सभी का काम इसी के अंडर होता है, एनएसओ के अंतर्गत होगा। आप ठीक है, इस प्रकार से इस पे बात हो गई है। और आगे बात करें हम, अब इसके बारे में, सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एलन फिशर जी ने जो सेक्टर दिए थे, एलन फिशर जी ने, तो इन्होंने 3 सेक्टर दिए थे। प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं इसको। इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, रेड कॉलर एक्टिविटीज, रेड कॉलर एक्टिविटीज। इसके बारे में बात करें तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है सबसे ज्यादा। और बाकी और हैं, जैसे खनन हुआ, उत्खनन हुआ, वानिकी हुआ, मत्स्यन हुआ, और आपका खाद्य संग्रहण हुआ, सभी प्रकार का जो एरिया है वो इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसकी परिभाषा बोले तो प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, प्राकृतिक उत्पादों के प्राकृतिक संसाधनों से जो उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों से जिन उत्पादों का उत्पादन किया जाता है उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। समझ रहे हो ना? देखो फिर से हैं जी, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन संसाधनों के द्वारा प्राप्त उत्पादों को हम क्या बोलेंगे, प्राकृतिक, यानी नेचुरल प्राइमरी सेक्टर। ओके, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं।
प्राइमरी सेक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य और मत्स्यन, पशुपालन और उत्खनन, खनन और खाद्य संग्रहण। ये सभी क्या है? प्राकृतिक उत्पाद हैं। सभी प्राकृतिक उत्पाद हैं, मतलब प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को हम प्राइमरी सेक्टर में ले लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर में ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब बात करें सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसमें इसकी बात करें तो ये ब्लू कॉलर एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं इसके एम्प्लॉय। और इसकी बात करें कच्चे माल के लिए, ये डिपेंड भी है, ये भी कच्चे माल पे डिपेंड है। रॉ मटेरियल इसमें भी चाहिए। ठीक है, इसमें इसकी बात करें तो ये क्या करता है कि प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों का पूर्ण निर्मित या अर्धपूर्ण निर्मित प्रोडक्शन करके उसमें प्रोडक्शन करने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? प्रोडक्शन करने का काम करता है। प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों का क्या करता है? उसको पूर्ण निर्मित या अपूर्ण निर्मित तरीके से उसका प्रोडक्शन करता है। ये डिपेंड रहता है प्राइमरी सेक्टर पर। देखो, जितने भी सेक्टर होंगे सभी डिपेंड रहेंगे प्राइमरी सेक्टर पर। पहला सेक्टर हमारा हो गया जो प्रकृति पर निर्भर है। सेकेंडरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर है। प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर की कोई औकात नहीं है कि वो अपने आप में पनप जाए। ओके, तो यहाँ पे डिपेंड है प्राइमरी सेक्टर पे। किस प्रकार से डिपेंड है वो बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों का ये क्या करता है? प्रोडक्शन करके उसको पूर्ण निर्मित बना देता है या अर्धपूर्ण निर्मित रहने देता है। ठीक है, और ऐसे ही चलता है। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये, ब्लू कॉलर एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो जैसे इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्रोसेसिंग की बात कर लें, यानी प्रसंस्करण इसी में आता है सेकेंडरी सेक्टर में। और इसमें आता है कंस्ट्रक्शन और तीसरी बात करें मैन्युफैक्चरिंग। देखो क्या करता है ये कि जैसे यहां से हमने गेहूं को उगाया, कहां से? प्राइमरी सेक्टर से गेहूं को उगाया, गेहूं से आटा बनाया, मैदा बनाया, चने से मैदा बनाया, इस प्रकार से बना लेंगे, बेसन बनाया, किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन कर लेंगे। गेहूं लिया, यहां से गेहूं का यहाँ पे हमें प्रोसेसिंग करना है। तो गेहूं से हमने आटा बनाया या मैदा बनाया चने से, या
मैदा जिससे भी बनता है, आई हैव नो आइडिया। ओके, तो आटा बनाया, मैदा बनाया। अब आटे और मैदा का क्या हुआ, ये पूर्ण निर्मित नहीं हुआ। तो इसकी परिभाषा ऐसी ही बनती है कि सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के उत्पादों का पूर्ण निर्मित तरीके से या अर्धपूर्ण निर्मित तरीके से प्रोडक्शन करता है। तो आटा बनाया, मैदा बनाया गेहूं से और किसी प्रोडक्ट से, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। अब ये आटा बन गया, अभी आटा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आटे से बहुत से पदार्थ बन जाते हैं, जैसे चपाती हुआ, ब्रेड हुआ, बहुत सी चीजें, बिस्किट हुआ, है ना, नमकीन हुआ, यहाँ यहाँ बेसन से बोल सकते हैं, नमकीन हुआ, मैदे से भी नमकीन हुआ। तो इस आटा जो मैदा बना है ये तो है अर्ध निर्मित, अभी इससे और कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। अब इसी का हमने प्रोसेस आगे किया, तो आटे से बिस्किट बना लिया और पापड़ बना लिए और बहुत प्रकार की चीजें बना सकते हैं आटे से, मैदे से। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, यानी पूर्ण निर्मित। इस प्रकार से ये बात हो जाती है यहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्टर है क्या, ठीक है। ये प्रोसेस इनकी बात बता दी। अब कंस्ट्रक्शन में इसमें डाउट रहता है, इसका मतलब होता है निर्माण और इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण। इसमें डाउट रहता है कि ये क्या होते हैं, विनिर्माण, ठीक है। निर्माण और विनिर्माण, देखो निर्माण किसका होता है, कंस्ट्रक्शन किसका होता है, या मैन्युफैक्चरिंग किसकी होती है। कंस्ट्रक्शन फिजिकल एसेट होते हैं, जितने भी फिजिकल एसेट होते हैं, यानी फिजिकल परिसंपत्ति, यानी भौतिक परिसंपत्ति, भौतिक परिसंपत्ति का निर्माण होना ही क्या है, कंस्ट्रक्शन है। भौतिक परिसंपत्ति की बात करें, जैसे मकान बनाना, बिल्डिंग बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, रेल पटरियां बिछ रही हैं, ये सभी कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। फिजिकल एसेट हैं, परिसंपत्ति हैं, फिजिकल हैं। जबकि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या विनिर्माण की बात करें, तो ये मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे पेन बन रहा है, डस्टर बन रहा है, किसी भी प्रकार की बाल्टी बन रही है, वस्तुओं के निर्माण को विनिर्माण बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग होता है वस्तुओं का और कंस्ट्रक्शन होता है फिजिकल एसेट्स का, यानी भौतिक परिसंपत्ति का। मकान हुआ, रेल की पटरियां हुई, परिवहन बोले तो सड़कें हुई और ब्रिज हुए, तमाम प्रकार के मंदिर हुए, किस मस्जिद हुए, गुरुद्वारे हुए, ये सभी परिसंपत्तियां हैं। इनका निर्माण हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो वो क्या है, हमका मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इस प्रकार से सेकेंडरी सेक्टर की बात हो जाती है। अब हम तीसरा सेक्टर है उसकी बात कर लें। टर्सरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं इसको, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को हम बोल सकते हैं व्हाइट कॉलर एक्टिविटीज। क्योंकि ये ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, व्हाइट कॉलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। और टर्सरी सेक्टर की बात करें तो इसमें बैंकिंग हुआ, स्कूल्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, बहुत से सर्विस सेक्टर हो सकते हैं इसमें। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टर्सरी सेक्टर क्या करता है, टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के
उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या क्या हो जाती है? ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दे, उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करते, उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, लिख सकते हो आप जो मैंने बोला। ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादों में मूल्य में वृद्धि कर दे, उत्पादों के मूल्य में वृद्धि कर दे, टर्सरी सेक्टर है। जैसे कैसे वृद्धि कर दे? जैसे प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो यहां से हमने गेहूं को क्या किया? गेहूं का उत्पादन किया। अब जिस एरिया में गेहूं का उत्पादन हुआ है, उस एरिया में गेहूं का क्या हुआ? गेहूं का प्राइस 15 रुपए पर केजी है। जिस एरिया में प्रोडक्शन हुआ उसका, यानी उत्पादन हुआ, गेहूं को उगाया गया प्राइमरी सेक्टर में, वहां पे 15 रुपए केजी क्या हो रहा है? गेहूं जा रहा है। लेकिन यहां से हमने ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में आता है, टर्सरी सेक्टर में। जैसे ही हमने ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का यूज किया, तो अच्छे कहीं दूर ले जाकर के मंडी के भाव में उसको बेच सकते हैं। तो यहाँ हो सकता है मंडी में उसका हमें मूल्य 20 रुपए पर केजी मिल जाए, 25 रुपए पर केजी मिल जाए। तो ये काम क्या करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने का काम करता है। और सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में इसी गेहूं से, सेकेंडरी सेक्टर में जैसे हमने आटा बनाया था, आटे का मूल्य जहां पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में आटा बनाया गया गेहूं से, तो इस आटे का मूल्य यहाँ पे 20 रुपए केजी है माना कि। तो इस आटे को परिवहन के द्वारा हम कहीं शहर में ले जाएंगे, तो यहाँ इस आटे का हमें मूल्य 30 रुपए पर केजी या 40 रुपए पर केजी मिल जाएगा। तो ये काम करता है टर्सरी सेक्टर। तो टर्सरी सेक्टर की डेफिनेशन हो जाती है ऐसा सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दे, उस सेक्टर को टर्सरी सेक्टर ने तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे एलन फिशर के द्वारा दी गए सेक्टर थे, उसके बारे में बात हो जाती है। अब हमारे जो दो सेक्टर उभर कर आए हैं जो, उसके बारे में अभी बात करते हैं। जैसे कि क्वार्टिनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर। मिखाइल फ्रेडमैन ने अवधारणा दी चतुर्थक सेक्टर और पंचक सेक्टर की, यानी क्वार्टरनरी सेक्टर, इसको हम बोलेंगे गोल्डन कॉलर एक्टिविटीज। ये डिपेंड करता है, इसमें रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, रॉ मटेरियल की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में रॉ मटेरियल की जरूरत थी। हमारा क्वार्टरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर जो आएगा, उसमें किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होगी, यानी कच्चे माल की जरूरत नहीं होगी। तो ये क्या है? रॉ मटेरियल लेस है, कोई जरूरत नहीं रॉ मटेरियल की। और इसकी इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड सेक्टर है।
इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड सेक्टर है। इसमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, और टर्सरी सेक्टर में भी हमें कौशल की जरूरत थी, कौशल स्किल्स की जरूरत थी। इसमें भी हमें कौशल की भी जरूरत है, नॉलेज की भी जरूरत है। और जैसे इसमें क्या क्या आते हैं, बीपीओ हुआ, R&D हुई, डाटा प्रोसेसिंग हुई, और आपका वो हुआ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क हुआ। इस प्रकार से तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो आपकी क्वाटरनरी सेक्टर में आती है, यानी चतुर्थक क्षेत्र में आती है। ये क्या है, गोल्डन कॉलर एक्टिविटीज है, गोल्डन कॉलर एक्टिविटीज है। इसमें काम करने वाले एम्प्लॉय को गोल्डन कॉलर एक्टिविटीज के अंतर्गत रखते हैं। अब इसके बाद बात करें क्वाइनरी सेक्टर की, और मिखाइल फ्रेडमैन के द्वारा दी गई अवधारणा है। जो 3 सेक्टर थे वो 3 सेक्टर थे एलन फिशर के द्वारा दी गई अवधारणा, और जो चौथा और 5वां सेक्टर है वो है मिखाइल फ्रेडमैन के द्वारा दी गई अवधारणा, जैसे कि हमने बात की। अब नेक्स्ट है हमारा 5th है क्वाइनरी सेक्टर। ये हमारा सेक्टर है जो पंचक क्षेत्र है, क्लाउड कॉलर एक्टिविटी है। इसके जितने भी एम्प्लॉय होंगे वो क्लाउड कॉलर एक्टिविटीज के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है, डीप नॉलेज बेस्ड है, गहरे ज्ञान की जरूरत है इसमें, गहन अध्ययन की, डीप नॉलेज बेस्ड। इसने बहुत विकास किया है, दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हैं इसी के हैं। डीप नॉलेज बेस्ड सेक्टर है ये। इसके अंतर्गत बात करें तो इसमें गाफा बोले तो गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजॉन, ये सभी इसी के अंतर्गत आने वाले कंपनियां हैं जो इसी से पैसा कमा रही हैं। क्वाइनरी सेक्टर में इनको रखा गया है। अमेजॉन के मालिक हैं जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, गूगल है, एप्पल है, फेसबुक है, सभी रिच मेंस की कंपनियां हैं। ओके, तो क्वाइनरी सेक्टर में रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती है, कौशल एंड डीप नॉलेज की जरूरत होती है। इस प्रकार से हमारे सेक्टर हो जाते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।